Good evening. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yesterday we just I just introduced the background of this topic. I will repeat those concepts today. I will take just 5 minutes, and after that we will proceed further. We started with the characteristics of underdeveloped economies. The first characteristic was the dominance of low productivity agriculture and the petty services. Low levels of capital formation, rapid population growth, and exports dominated by primary commodities. All these features result into a vicious circle of poverty. This was shown by this diagram. This diagram is two parts, the upper half and the lower half. The upper half explains the सर्किल है, वो लगातार बना रहे। लोअर हाफ में क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, per capita income is low. Because of low per capita income, saving is low. Because of low saving, capital formation is low. Because of low capital formation, capital available to per worker is low, leading to low productivity, and it results into low per capita income, and the economy remains in a condition of underdevelopment. To initiate economic development and transform the state of economic stagnation into a self-perpetuating economic growth, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रक्रिया को शुरू करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए जो जरूरत है ऐसी इकोनॉमीज में, वो है टू ब्रेक दिस विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। अब इस विशियस सर्किल को ब्रेक करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजीज अलग अलग हो सकती हैं। डिफरेंट स्कूल्स जो है उन्होंने डिफरेंट सॉल्यूशंस दिया, different approaches there to break this vicious circle of poverty and to initiate the process of economic development in underdeveloped economies. बिग बुश ने कहा minimum quantum of large scale investment is needed. critical minimum effort thesis ने भी कहा कि इकोनॉमी लो लेवल यूक्लिब्रियम ट्रैप की स्थिति में है और यहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएट करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए a certain minimum magnitude of investment is needed. ये बात जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, इसने भी कही कि a minimum quantum of large scale investment is needed. इन दोनों ही की ये स्ट्रेटेजी थी, बैलेंस्ड की भी अनबैलेंस्ड की भी। अ फेयरली लार्ज स्केल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टेन क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फिर ये डिफर क्यों कहां करते हैं? वो डिफर करते हैं जिस लार्ज स्केल क्वांटम की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल एफर्ट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए उसका कॉम्पोजिशन कैसा हो, मीन्स किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हो, किस पे हम ज्यादा फोकस करें, सीक्वेंस क्या हो, टाइमिंग क्या हो, मीन्स कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन एंड टाइमिंग। इसमें ये दोनों डिफर करते हैं। मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो और टोटल इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन क्या, इसके रिगार्डिंग ये दोनों स्कूल्स
ये दोनों थॉट्स, ये दोनों स्ट्रेटेजीज या अप्रोचेज डिफर करती हैं, पर एक बात में वो सिमिलर है कि टू इनिशिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अ सर्टेन मिनिमम क्वांटम ऑफ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। एक बहुत ऊंचा निवेश की, बहुत बड़े निवेश की जरूरत है इन इकोनॉमीज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। लेकिन उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उस पर ये डिफर करते हैं। उसका डायरेक्शन क्या होगा, डिफर करते हैं। उसकी टाइमिंग क्या होगी, उस पर ये डिफर करते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला, बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें नर्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। रोजेंस्टिन रोडान ने इन डिजिबिलिटीज के कॉन्सेप्ट्स दिया था, जिसको नर्क्स ने यूज किया। उन कॉन्सेप्ट्स से उन्होंने हेल्प लिया अपनी बात को रखने में। और लेविस ने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी का कैसे होता है, इस पे बात की थी। पर ये तीनों ही एडवोकेट्स हैं बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच के, उसके समर्थक हैं। तो इस बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच का जो मेन थीम है, जो 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 उनका बेसिक आइडिया है, वो क्या है कि द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी साइमल्टेनियसली डायरेक्टेड इन म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्राइजेस इन ईच फील्ड। पारस्परिक जो पूरक हैं जो फील्ड्स, उनमें साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट का फ्लो होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर और हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इन दोनों ही सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का फ्लो साइमल्टेनियस होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक बैलेंस इनके एक्सपेंशन में होना चाहिए। और इसको समझाने के लिए सू फैक्ट्री का एग्जाम्पल लिया गया। इन आइसोलेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट। अगर सिर्फ सू फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, तो वहां एक बहुत बड़ा रिस्क है कि क्या एडिशनल मार्केट अवेलेबल होगा। हम ये अगर सपोज करें कि 100 वर्कर्स हु आर डिसगाइजली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, उनको हमने इस सू फैक्ट्री में वर्क दे दिया, पर क्या ये फिजिबल है ऐसा सोचना कि जो एडिशनल इनकम जनरेट होगा, द इंटायर इनकम विल बी स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ दिस सू फैक्ट्री? क्या सी का जो लॉ है, जो नियम है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्या वो यहां अप्लाई होगा? मुश्किल है कि जिन वर्कर्स को आपने एम्प्लॉयमेंट दी है, वो अपना पूरा का पूरा इनकम अपने ही प्रोड्यूस पे, उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट पे खर्च करते हैं। अगर ना खर्च करें तो फिर डिमांड कहां से क्रिएट होगी? और इस ये जो रिस्क है, रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट, जो लाइकली फेल्योर है उनके सामने, जो रिक्वायर्ड मार्केट है उस, वो अगर क्रिएट ना हो सके, उस वक्त होगा क्या? अगर ये रिस्क सामने दिख रहा है, तो द सू फैक्ट्री प्रोजेक्ट विल बी abandoned and the proposed investment will not be made in the economy. नर्क्स इस बात को रखते हैं कि साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड्स। एक बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, उनके एक्सपेंशन के बीच में। अगर हम सिर्फ एक सू फैक्ट्री, जो एग्जांपल उन्होंने दिया, उसको अगर हम कोट करें, अगर सिर्फ सू फैक्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट भेज रहे हैं, तो इन द इवेंट ऑफ अ लाइकली फेल्योर, उम्मीद है कि एडिशनल डिमांड कहां से आएगा, मार्केट कैसे क्रिएट होगा, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में आ रही थी वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो नर्क्स ने फिर सॉल्यूशन क्या दिया? a more or less synchronized application of capital to a wide range of different industries, resulting in an overall enlargement of the market. क्योंकि जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट होता है ना, दैट इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, साइज ऑफ द मार्केट। अगर
जिस भी इंडस्ट्री में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम कन्विंस्ड हैं कि मार्केट अवेलेबल है, तो रिस्क कम है इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर मार्केट एब्सेंट है, मार्केट क्रिएट होगा कि नहीं, वो एडिशनल डिमांड आएगा कि नहीं आएगा, अगर उसको लेके हम कन्विंस्ड नहीं है, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट की कोई प्रेरणा, कोई इंड्यूसमेंट हमारे पास नहीं होगा, कोई इंसेंटिव नहीं होगा, और हम निवेश नहीं करेंगे। तो नर्स इसका सिंपल सा सॉल्यूशन देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। किसी एक में मत करो, पूरा एक रेंज है इंडस्ट्रीज का, उन सब में करो। और वहां जो वर्कर्स होंगे वो दूसरी फैक्ट्रीज के, दूसरी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड क्रिएट करेंगे, और जो सेल्स लॉ है वो वैलिड हो जाएगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री में, किसी एक एक्टिविटी में करोगे, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट। अब नर्स ने जब ये बात कही, तो इसके पीछे उन्होंने रोडान का जो इनडिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने यूज किया था। तो रोडान की इनडिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे, बहुत विस्तार में नहीं, पर थोड़ा सा। कल एक हमने देखा था इनडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन। यहां उनका जो आशय था वो सोशल ओवरहेड कैपिटल के प्रोडक्शन से था। और सोशल ओवरहेड कैपिटल, जैसा कि हमने बताया, जिसको हम सिंपली बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, हाउसिंग एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। ये डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, पर ये प्रोडक्शन को असिस्ट करती हैं। इनका प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो क्या है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, एनर्जी, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड इन अदर सेक्टर्स। ये इनका प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो ये क्रिएट करती है। जैसे एक रिमोट एरिया की कल्पना करो जहां ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पावर नहीं है अवेलेबल, कम्युनिकेशंस के साधन नहीं है, वहां कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये सारी जो सोशल ओवरहेड कैपिटल हम कह रहे हैं, ब्रिज, पोर्ट, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। जो वहां जरूरत है, अगर उसकी हम एबिलिटी इंश्योर करें, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसने क्रिएट कर दिया। आप में से हो सकता है कुछ लोग बिहार के भी हो। जो वर्तमान गवर्नमेंट है, नीतीश गवर्नमेंट का जो फर्स्ट टर्म था, उसमें इसी सोशल ओवरहेड कैपिटल पे बहुत वर्क हुआ था। हम इसकी बात बाद में करेंगे जब हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ पढ़ेंगे कि वो फ्रूटफुल हुआ या नहीं हुआ। पर ये सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई उन्होंने की थी, और इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई थी। इन्वेस्टमेंट नहीं आया वो बाद में देखेंगे, पर ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही थी। या उत्तर प्रदेश में ये जितने हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज नहीं, जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल हब्स डेवलप होते जा रहे हैं। सैमसंग का, एलजी का, सबके प्लांट्स आ रहे हैं। तो इस सोशल ओवरहेड कैपिटल को अवेलेबल करा के हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ही इन सोशल ओवरहेड कैपिटल की प्रोडक्ट कही जाती है। अब इस सोशल ओवरहेड कैपिटल का जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें इंडिविजिबिलिटीज है, अविभाज्यता है। मीन्स आपको उसको विभाजित करके उसका यूज नहीं कर सकते, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कल भी मैंने दिया था। मैं जहां रहता हूं और जो मेरी यूनिवर्सिटी, मतलब मेरा जो घर है और जहां पे मेरी यूनिवर्सिटी है,
मैं सप्ताह वीकेंड पे आता हूं। एक बेला रेल व्हील फैक्ट्री है, रेल व्हील फैक्ट्री। उसकी बसेज सुबह डिफरेंट एरिया से वर्कर्स को लेकर आती है, और आते जाते मुझे अधिकतर वो बस दिखती है। अलग अलग एरिया से जो वर्कर्स वहां पे एम्प्लॉयड हैं उनको लेके आती है। थोड़ा सा वो रिमोट एरिया पे है, हालांकि अब तो काफी डेवलप हो रहा है आसपास का एरिया। एक बस में अगर 60+ सीटिंग कैपेसिटी है, हर बस में मुझे 20-30 वर्कर से ज्यादा नहीं दिखते। अब ये बस अवेलेबल कराई गई है, छोटी बस भी हो सकती है, बस ये बस सोशल ओवरहेड कैपिटल के तौर पे उसको अवेलेबल कराई गई है। उसकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी है 60+। और वो कितने को ले जा रही है? 30+, 35, इतने लोगों को ही। अब हम उस बस को आधी करके तो यूज नहीं कर सकते ना। ये इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, अविभाज्यता, लंपीनेस ऑफ कैपिटल। इस सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत पड़ती है। हाईवेज बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं। किसी रिमोट एरिया में हमें पावर पहुंचाना है तो उसके लिए हमने एक थर्मल पावर स्टेशन बनाया जिसकी कैपेसिटी मान लो 1000 मेगावाट, और जितनी जरूरत है वो कितनी है? 200 मेगावाट। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जब आप इस सोशल ओवरहेड कैपिटल की सप्लाई करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। और एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो इनके साथ जुड़ा रहता है, एक्सेस कैपेसिटी। मींस ऐसी कैपेसिटी है जो अनयूटिलाइज्ड है। उस बस की बात करें तो 60 अगर सिटिंग कैपेसिटी है, 35 को ले जा रही है, मींस 25 जो सीट्स हैं वो एक्सेस कैपेसिटी को रिजेंबल करते हैं। उसमें क्षमता है कि और वो 20 और 25 लोगों को, वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट कर सके। 1000 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन आया, उस एरिया में जितनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चल रही हैं और जो हाउसिंग के भी रिक्वायरमेंट हो वो जोड़कर सिर्फ 300 मेगावाट है। मीन 700 मेगावाट एक्सेस कैपेसिटी है, अनयूटिलाइज्ड है। और किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के इनिशियल फेज में ये जो एक्सेस कैपेसिटी है वो अनअवॉइडेबल है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो तो रहेगा ही। क्योंकि सोशल ओवरहेड कैपिटल, उसका जो मिनिमम साइज होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसके साथ एसोसिएटेड है कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। जिस पैमाने पे इसका प्रोडक्शन होता है वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस डेवलप करता है। वही जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, जो उसने कुछ सुविधाएं दी, हमने रोड नेटवर्क ठीक किया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट तो इंडस्ट्रीज की कम हो गई। हमने उनको 24x7 पावर दिया, तो पावर कट के वक्त जो उनको लॉस होता है वो अब लॉस उनको नहीं हो रहा है। मीन्स पर यूनिट जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुआ। यानी ये फेवरेबली अफेक्ट कर रहा है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वन एक्टिविटी मे बी फेवरेबली अल्टर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर एक्टिविटीज। अब इससे होता क्या है, इस प्रोजेक्ट का जो सोशल रिटर्न है वो प्राइवेट रिटर्न से अधिक हो जाता है। अगर यहां पर इस बिंदु को समझने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा इस एग्जांपल से हटते हैं। मान लो मैं मधुमक्खी पालन शुरू करूं, मैंने मधुमक्खी पालन शुरू किया, उसका कुछ प्राइवेट रिटर्न मुझे मिलेगा, हनी मिलेगी जिसकी मैं मार्केटिंग कर सकता हूं। पर उसका एक दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ, आसपास के जो फार्मलैंड था वहां पॉलिनेशन बहुत बढ़िया हुआ, फसलें बहुत बढ़िया हुई। मधुमक्खियों ने पॉलिनेशन में अपना रोल निभाया और फसलें बहुत बढ़िया हुई। तो एक रिटर्न तो मुझे मिला, दैट इज प्राइवेट रिटर्न, जो हनी मुझे मिल रहा है, पर सोसाइटी को भी तो लाभ हुआ ना, दैट इज कॉल्ड सोशल रिटर्न। तो इस सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसका मिनिमम साइज भी बहुत बड़ा होता है, इसका जिस्टेशन पीरियड मीन्स मैच्योरिटी पीरियड बहुत बड़ा होता है। मीन्स जब आप फर्स्ट टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे और जब वो फ्रूटफुल होगा, देयर इज अ वेरी लॉन्ग गैप बिटवीन दिस 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स। जब इन्वेस्टमेंट उसमें किया और जब
उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की। इसको हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। रोड नेटवर्क को तो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना। 5G नेटवर्क अगर इंडिया में आ रहा है तो आप ब्रिटेन की 5G की सर्विसेज तो पूरा नहीं कर सकते हो ना, आप बस कॉल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसको हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो इन सबको, इन सारी बेनिफिट्स को रिप कैसे किया जाए? अगर बेला व्हील फैक्ट्री की जो बात मैंने की, अगर उसके आसपास कुछ और इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, कुछ और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में हम इन्वेस्ट करें, तो होगा क्या? वहां भी वर्कर्स की डिमांड होगी। जिन एरिया से ये बस 30-35 वर्कर्स को लेके उस व्हील फैक्ट्री तक ला रही है, उन दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जो वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, उनके वर्कर्स भी इन रिमोट एरिया से इन्हीं बसेस में आ सकते हैं। तो ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, उसको हम यूज करने लगेंगे। उसके लिए जरूरत क्या है कि मोर और लेस सिंक्रोनाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरीके के उद्योगों में निवेश आए। उससे ये जो सोशल ओवरहेड कैपिटल जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, हम उसको ठीक ठीक पूरा पूरा उसका बेनिफिट उठा सकेंगे। दूसरा, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, और जिसको हमने सू के एग्जाम्पल में देखा, सू फैक्ट्री के एग्जाम्पल में देखा। जब हम सिर्फ सू फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट। और ये जो रिस्क था वो कर क्या रहा था? द रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। मुझे करना है सू फैक्ट्री में इन्वेस्ट, पर मार्केट कहां है, डिमांड कहां से आएगी? जो भी वर्कर्स हैं वो वेज गुड्स पे, फूड ग्रेन्स पे भी तो खर्च करेंगे ना। तो ये तो मानना सरासर बेवकूफी है कि 100% जो ये इनकम जनरेट होगा वो सू पर ही खर्च हो जाएगा। तो अगर 5,000 वर्थ की सूज का हमने प्रोडक्शन किया तो 5,000 इनकम भी जनरेट हुआ। अब सू पे खर्च होगा पर वो लेस देन 5,000 होगा। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। नहीं, मार्केट तो क्लियर ही नहीं हुआ, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ता जाएगा। रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट दैट विल रिड्यूस द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। निवेश करने की जो प्रेरणा है उसको वो कम कर देगा। यही है कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड, इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड, मांग की अविभाज्यता। और वो कहता है इसका सॉल्यूशन क्या है? कि सिर्फ एक सू फैक्ट्री में इन्वेस्ट मत करो, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। द न्यू प्रोड्यूसर्स वुड बी ईच अदर कस्टमर्स। दे विल क्रिएट एडिशनल मार्केट फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट। ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, जो पूरकता है, जो अविभाज्यता है मांग की, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड है, that would reduce the risk of not finding a market. And reducing such interdependent risks increases the incentive to invest. Means market का enlarge होना। और ये सिमिलर है, एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, उसके सिमिलर है। Division of labor, what do you mean by division of labor? क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? सर नहीं पता। संभवतः ये कहीं ना कहीं यहां तक डेवलपमेंट पे आने के पहले कहीं ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, एडम स्मिथ ने दिया था। सिंपल ये मतलब है स्पेशलाइजेशन।
विशेषज्ञता। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं, बुक से थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। जैसे मान लो मैं एक शर्ट की फैक्ट्री स्टैब्लिश करूं, शर्ट बनाना है, प्रोड्यूस करना है, कई सारी चीजें होती है ना, कॉलर बनाना है, बटन टाकने हैं, बटन का काज बनाना है, स्लीव बनाना है, फिर कटिंग करनी है, फिर उसका स्टिच करना है। मैं जिस मार्केट को अपने सामने देख रहा हूं वो बहुत लिमिटेड मार्केट है, स्मॉल मार्केट विथ अ वेरी स्मॉल डिमांड। मैं देख रहा हूं कि साल भर में मुझे 100-200 शर्ट्स की डिमांड होगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 या 3 टेलर्स रखूंगा। बहुत रखा तो 2 या 3 या 2 या एक से भी काम चल जाएगा। अगर पूरे ईयर में एनुअल जो डिमांड है दैट इज ओनली 200-300। फर्ज करो, इमेजिन करो मार्केट इनलार्ज हो जाए और मैं देख रहा हूं कि आसपास और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ रही हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, और मैं मार्केट में अपनी शर्ट की डिमांड भी बढ़ते हुए देख रहा हूं। मेरी शर्ट की डिमांड जो 200-300 थी वो 2000-3000 हो गई एनुअल। तो मैं क्या करूंगा, मैं और हायर करूंगा टेलर्स को, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा वर्क को उनके बीच में। एक को कहूंगा कि सिर्फ कॉलर्स तुम स्टिच करो, एक को कहूंगा तुम कटिंग करो, दूसरे को कहूंगा स्लीव बनाओ, तीसरे को कहूंगा काज बनाओ जिसमें बटन लगता है, चौथे को कहूंगा बटन स्टिच करो, पांचवे को कहूंगा उस पर आयरन करो सिलने के बाद। ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना। मीन्स यस सर। जो मैं सिर्फ 2 को हायर कर रहा था, मैं 5, 6, 7 को क्यों हायर कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट अब बढ़ गया है। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, दैट इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। एक्सटेंट का मतलब होता है साइज, मार्केट का, बाजार का साइज कितना बड़ा है, मीन्स कितनी डिमांड है, डिमांड कितनी बड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे डिमांड जब छोटी थी तो मैं सिर्फ 1 या 2 को हायर कर रहा था और वही काज भी बना रहा था, वही स्टिच भी कर रहा था, वही कटिंग भी कर रहा था। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या आया, स्पेशलाइजेशन हुआ। वह 5 या 10 वर्कर हैं, 2 का काम है कॉलर्स स्टिच करना, एक का काम है बटन टाकना, एक का काज करना, 2 का कटिंग करना, एक का आयरन करना, 2 को स्टिच करने का काम दिया है। इससे इफिशियंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक वैसे ही इसी के सिमिलर ये कॉन्सेप्ट है जब हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है, मीन्स निवेश करने की जो प्रेरणा की बात हम कर रहे हैं, निवेश की प्रेरणा की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट। If the market is limited, certain activities may not be economically viable. बहुत व्यवहारिक नहीं होगा आर्थिक रूप से, मार्केट बहुत छोटा है। शू फैक्ट्री में मैं इन्वेस्ट क्यों करूं, मार्केट ही नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं मिलेगा। मैं निवेश करना चाहता था, इन्वेस्टमेंट वाज कमिंग बट द प्लान वाज अबंडेंट, उसको बीच में ही छोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट। तो अगर मार्केट छोटा है, सीमित है, तो निवेश की प्रेरणा, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी लिमिटेड। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज लिमिटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, बाय द साइज ऑफ द मार्केट। लेकिन अगर इसकी जगह पे क्या हो जाए, सेवरल एक्टिविटीज आर एस्टैब्लिश साइमल्टेनियसली, शू फैक्ट्री भी आ रही है, सेल फोन की फैक्ट्री भी आ रही है, टेक्सटाइल वाली भी आ रही है, मोमबत्ती बनाने वाली भी आ रही है, आटा चक्की भी आ रही है। सेवरल इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप। उस स्थिति में क्या होगा, इफ several activities are established simultaneously, each could provide a market for the others products। और इसका असर क्या होगा कि जो एक्टिविटीज आइसोलेशन में अकेले उसको देख रहे थे तो प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था,
जब इस पूरे सेट में देखेंगे, इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के पार्ट के रूप में देखेंगे, वो प्रॉफिटेबल दिखने लगेगा। अब मैं शू फैक्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ा मार्केट है। Activities that are not profitable when considered in isolation would become profitable when considered in the context of a large scale development program। बहुत बड़ा निवेश का प्रोग्राम है, उसमें ये सारे छोटे छोटे निवेश जो आइसोलेशन में देखने पे प्रॉफिटेबल नहीं लग रहे थे, यार इस एरिया में अगर एक शर्ट की कंपनी में बना भी दूं, एक फर्म में इस्टेब्लिश भी करूं, डिमांड कहां है? चलो निवेश बहुत नहीं बढ़ाऊंगा, एक दर्जी रख लेता हूं। और अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज मेरे सामने आ रही हैं, तो फिर वो निवेश की प्रेरणा भी मुझे आएगी। तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द मार्केट। नर्क्स कह क्या रहे हैं? साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मीन्स इसी कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात कर रहे हैं, ताकि सेज लॉ वैलिड रहे। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो फर्म्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के लिए मार्केट अवेलेबल है। इसी की बात तो नर्क्स कर रहे थे, और इसी के लिए वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। यही है इंडिविजुअलिटी ऑफ डिमांड। अब एक और इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो है इनडिविजिबिलिटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत हमें यहां पर नहीं है, पर थोड़ा सा इसको समझ लेना बेहतर होगा। अब ये क्या है? जो भी देश अल्प विकसित या अंडर डेवलपमेंट के अपने कंडीशन से डेवलप कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उन कंट्रीज में हुआ क्या है? एलोकेशन ऑफ कैपिटल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एलोकेशन ऑफ कैपिटल। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, पर कैपिटा इनकम लो है, सेविंग लो है। मीन्स जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो कैपिटल अवेलेबल है, वो लो है। उसका एलोकेशन। अब इस एलोकेशन में इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इस ग्रोथ के पूरे प्रोसेस पे हुआ क्या? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स थे, शॉर्ट रन में उनका जो रिटर्न का एक आइडिया था कि इस इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न आएगा, उन आइडियाज के साथ आते गए और इन रिसोर्सेज से उनको एलोकेट किया जाता रहा। मीन्स उनको फंड अवेलेबल कराए गए। इसी तरीके से इन कंट्रीज में विकास की पूरी प्रक्रिया ने अपना रूप लिया है। पर ये जो एलोकेशन ऑफ कैपिटल है या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ये किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के एब्सेंस में बहुत मुश्किल होता है। इसको भी एक छोटे से पहले एग्जांपल से समझते हैं, जो इससे रिलेटेड नहीं है। मान लो मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूं, कोई एक लेक्चर मुझे डिलीवर करना था, मुझे किसी इंस्टीट्यूट से बताया गया, मुझे कहा गया कि आपको पेमेंट भी मिलेगा। पेमेंट कितना? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे इनरोल्ड होंगे आपके कोर्स के लिए। मैं स्वयं की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे तो फ्रीली अवेलेबल है। मान लो अगर ऐसी कुछ चीजें होती, इमेजिन करो, मुझे लगता क्या है कि सिर्फ 5-7 लोग आएंगे, मुझे ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना होगा, डिलीवर करना होगा, सिर्फ 5 या 6 लोग होंगे, एक हैंडसम पेमेंट मुझे नहीं मिलेगा। पर कुछ दिनों के बाद इसी लेक्चर के लिए मुझे किसी और ने कांटेक्ट किया और कहा कि प्रिपेयर करो। वहां भी 3-4 लोग आने की उम्मीद थी, मैंने फिर छोड़ दिया। चौथे, पांचवे, छठे सब मुझसे कांटेक्ट करते गए डिफरेंट टाइम पे। मेरे लिए कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था, बहुत वायबल नहीं लग रहा था। मैं इतना टाइम दो, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रहती तो वो क्या करती? वो अनाउंस करती कि इस टॉपिक पे कितने बच्चे हैं जो इनरोल्ड होना चाहते हैं इस कोर्स में,
इस टॉपिक के लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं, अगर इनकी सारी संख्या जोड़ ली जाए तो मालूम चला कि जो डिफरेंट टाइम्स पे मुझसे कांटेक्ट किया था जिन लोगों ने, अगर उनकी संख्या जोड़ ली जाए तो वो 60-70 हो जाए, और तब तो एक हैंडसम पेमेंट मुझे मिलेगा। मींस डिसीजन मेकिंग की ये इंडिविजिबिलिटी होनी चाहिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। उसको एलोकेशन ऑफ कैपिटल करना है, या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मौजूद हैं, वो अपने रिटर्न के एस्टिमेट के साथ आए हैं। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत थोड़ी है। अब किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बगैर ये एलोकेशन नहीं हो सकता, इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी एक अविभाज्यता, निर्णय लेने में भी एक अविभाज्यता बहुत जरूरी है। इन इकोनॉमीज में, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो रिसोर्स क्रंच की स्थिति से गुजर रही हैं, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए द बेसिक रीजन फॉर गवर्नमेंट एक्शन टू प्रोमोट डेवलपमेंट इज दैट जो इंडिविजुअल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, जैसे मुझे शू फैक्ट्री में करना है, वो अपने आप में बहुत अनअट्रैक्टिव है। शू फैक्ट्री में करना है, मार्केट कहां है, बहुत छोटा मार्केट है। अगर सिर्फ इसको आइसोलेशन में देखो तो ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव है। इसी तरीके के जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, दे मे सीम अनअट्रैक्टिव इन इटसेल्फ, whereas a large scale investment program undertaken as a unit may yield substantial increases in national income। वही जो complementarity of demand की बात थी, मुझे सो फैक्ट्री में करना है, अनअट्रैक्टिव है, छोड़ दूंगा। दूसरी फैक्ट्रीज भी आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो एलोकेशन ऑफ कैपिटल कर रही है। टेक्सटाइल को भी पैसे दो, ऑटोमोबाइल वाले को भी पैसे दो। पैसे देने का मतलब कैपिटल प्रोवाइड करो, उस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आए। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी को भी कैपिटल अवेलेबल कराओ। तो जो आइसोलेशन में एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के तौर पे अनअट्रैक्टिव था, जब इस पूरे सेट के तौर पे देखा गया तो प्रॉफिटेबल बन गया, अट्रैक्टिव बन गया, एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वो प्रोवाइड करने लगा। यहीं पे गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, अब गवर्नमेंट ये जो लमसम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल कराती है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, वो उसी तरीके से होना चाहिए या पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू होना चाहिए, ये डिबेट का अलग विषय है कि क्या गवर्नमेंट को खुद इन्वेस्ट करना चाहिए या ये फंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल कराना चाहिए। वो हमारा यहाँ पे डिबेट का विषय नहीं है। पर गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे, डिसीजन मेकर के तौर पे, जो इनडिविजिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग है उसको फॉलो करते हुए एलोकेशन ऑफ कैपिटल के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकती है, और कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड हो जाता है, सीज लॉ वैलिड होने लगता है। हर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके सामने मार्केट को फाइंड करने का कोई रिस्क नहीं है। Investment that is unlikely to take place without government intervention in the decision making process now becomes attractive। जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बगैर जो इन्वेस्टमेंट आनाकानी कर रहा था आने में, अब वो बहुत आकर्षक हो गया। तो डिसीजन मेकिंग की इंडिविजिबिलिटी भी अपना रोल प्ले करती है। तो यही 3 अविभाज्यता के नियम थे जिसको मार्क्स ने बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच को समझाने के लिए यूज किया। इसमें जिस पर उनका सबसे ज्यादा फोकस था वो था कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड, मींस इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, मींस एन इन्वेस्टमेंट इन आइसोलेशन may seem unattractive, but it becomes attractive, economically viable when you see it as a part of a large investment program। और इसलिए वो कहते हैं कि ensure flow of investment, simultaneous investment in different types of industries।
तो एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, वहां रिसोर्स क्रंच की स्थिति है, रिसोर्सेज कम है, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को इनिशिएट करना है। यू हैव टू ब्रेक दैट विशियस सर्किल ऑफ अंडर डेवलपमेंट और विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, एंड फॉर दैट यू नीड अ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अब वो जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या हो, किन सेक्टर्स में जाए, इसको लेके डिबेट है। बैलेंस ने कहा साइमल्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अनबैलेंस्ड का विचार इससे थोड़ा सा अलग है, जो अभी हम कुछ देर में देखेंगे। तो ये जो बैलेंस्ड ग्रोथ का अप्रोच था, जो डॉक्ट्रिन या जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक थे, जो एक्सपोनेंट्स थे, जो इसको फॉरवर्ड करने वाले थे इस अप्रोच को, they had in mind the scale of investment, निवेश का जो पैमाना है वो कितना बड़ा हो, to overcome indivisibilities on both the supply and the demand side of the development process। वो निवेश कितना बड़ा हो कि ये जो मांग की और पूर्ति की जो अविभाज्यता है, हम सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी में है जो अनयूटिलाइज्ड रह जा रही है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे निवेश का पैमाना कितना बड़ा हो ताकि हम इस तरीके की अविभाज्यताओं से पार पा सकें। हमें निवेश करना है, अगर एक सेक्टर में निवेश करेंगे तो इनलार्जमेंट ऑफ द मार्केट नहीं होगा, और अगर इनलार्जमेंट ऑफ द मार्केट नहीं होगा तो निवेश की प्रेरणा नहीं होगी, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो वो निवेश कितना बड़ा हो कि इंडिविजिबिलिटी ऑन द डिमांड साइड एंड ऑफ द सप्लाई साइड, इन दोनों ही अविभाज्यताओं को हम पार पा सकें, ओवरकम कर सकें। यही उनके माइंड में था, और इसलिए नर्क्स ने कहा कि साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट, एक बैलेंस बनाओ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सोशल कैपिटल मीन सोशल ओवरहेड कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो, एंड डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इन सब का साइमल्टेनियस एक्सपेंशन होना चाहिए। इनके एक्सपेंशन में एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैलेंस एब्सेंट है तो रिस्क ऑफ नॉट फाइंडिंग अ मार्केट होगा। अगर वो बैलेंस एब्सेंट है तो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी विल रिमेन इन द इकोनॉमी, एक्सेस कैपेसिटी विल रिमेन इन द इकोनॉमी। उस एक्सेस कैपेसिटी को यूज करो, और इसके लिए जरूरी है साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट। यही बेसिक आइडिया था जब वो बैलेंस्ड ग्रोथ की बात कर रहे थे। लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज, जो कि प्राइवेट रिटर्न और सोशल रिटर्न, उसके बीच में जो डाइवर्जेंस है, पुल तो बना दिया, उस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है, सोशल रिटर्न बहुत अधिक है। हमने दो मार्केट्स को मर्ज कर दिया उस पुल के द्वारा, उसका सोशल रिटर्न बहुत अधिक है। लेकिन अगर मार्केट्स में प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं तो उस पुल का जो सोशल रिटर्न है हम उसको रिप नहीं कर रहे हैं, हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम उससे बेनिफिट, वी आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट ब्रिज। तो ब्रिज बनाया, उसके साथ साथ आपको इन दोनों मार्केट्स में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, डीपीए डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी हम इस पुल का जो सोशल रिटर्न है उसको रिसीव कर पाएंगे, उससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो जब बैलेंस्ड ग्रोथ की वो बात कर रहे थे, जो उसके एक्सपोनेंट्स थे, मेनली जो नर्क्स थे, उनके दिमाग में यही था, द लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटीज दैट इज नेसेसरी टू ओवरकम डाइवर्जेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। पर बाद में इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा और विस्तार दिया गया, और अब हम सिर्फ उस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, हम जब बैलेंस ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात कर रहे होते हैं, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे होते हैं। ऐसा पैटर्न इन्वेस्टमेंट का जो इकोनॉमी के में बैलेंस क्रिएट कर सके।
जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें बैलेंस क्रिएट कर सके। क्योंकि अगर एक सेक्टर अनडेवलप्ड रह जाएगा तो दूसरे सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ डेवलपमेंट इन वन सेक्टर इंपीड डेवलपमेंट इन अदर्स, दूसरे के डेवलपमेंट को रोकते हैं। मान लो सिर्फ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को हम छोड़ दें। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंड करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, जो वहां पे वर्कर्स इंप्लॉयड हैं उनके वेज गुड्स की भी तो डिमांड होगी, उनके फूड ग्रेन्स की भी तो डिमांड होगी, बहुत सारी प्राइमरी कमोडिटीज की डिमांड होगी। तो उसको फिर सपोर्ट कहां से मिलेगा? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मींस जो मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं। अगर हम इस सेक्टर का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। अब अगर कंजम्पशन गुड्स करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो इन प्लांट और इक्विपमेंट्स की डिमांड कहां से आएगी? एसओसी एंड डीपीए, सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मींस हम एक्सेस कैपेसिटी बिल्ड करते जा रहे हैं, उसको इनलार्ज करते जा रहे हैं, और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कहीं है ही नहीं। तो ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल क्रिएट हो रहा है, उससे जो बेनिफिट इकोनॉमी को मिलना चाहिए वो तो हम रिप ही नहीं कर रहे। या सिर्फ हम डीपीए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और सोशल ओवरहेड कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत होगा डीपीए का। ना हमने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी है, ना पावर की सुविधा दी है। तो नाउ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ refers to the path of economic development and the pattern of investment necessary to keep the different sectors of the economy in balance. There is a necessity to strike a balance between agriculture and industry, balance between the capital goods and consumer goods industries, between social overhead capital and directly productive activities. यही है आपका बैलेंस्ड ग्रोथ का अप्रोच। पर अब तक जो आपने बैलेंस्ड ग्रोथ को समझा, आपको क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आती है? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द बैलेंस्ड ग्रोथ डॉक्ट्रिन? हम बात किसकी कर रहे हैं? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो पर कैपिटा इनकम। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो सेविंग। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बैलेंस्ड ग्रोथ बात किसकी कर रहा है? बैलेंस्ड ग्रोथ बात कर रहा है फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब इमेजिन करो, डिफरेंट जो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है उसके एक्सपेंशन में एक बैलेंस लाने के लिए कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, शुरू से ये बात कह रहा है कि लार्ज स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम साइमल्टेनियस एक्सपेंशन पे फोकस करें, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डीपीए, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इन सेक्टर्स का अगर साइमल्टेनियस, तो कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जिस इकोनॉमी के लिए सारी बातें हम कह रहे हैं, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, लो लेवल ऑफ सेविंग। यही सेविंग, जैसा कि कल आपने बताया, वही तो इन्वेस्टमेंट बनता है। तो लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जो पूंजी जुड़ती है, जो नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो बहुत कम है। तो साइमल्टेनियस एक्सपेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, उनमें एक बैलेंस लाने के लिए जिस ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा कहां से? अगर हम साइमल्टेनियसली हर सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं तो जितने बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी, वो आएगा कहां से? और अगर वो आ रहा है तो फिर ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों है, पुअर इकोनॉमी क्यों है?
No underdeveloped country is likely to possess capital and other necessary resources in such large quantities to be in a position to undertake simultaneous investments in all sectors of the economy. एक अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र उन सब में एक साथ निवेश के लिए जितने बड़े रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, किसी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के पास उतने रिसोर्स नहीं हो सकते। दूसरा, जब हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिमांड की तरफ से है, पर इनके निवेश के लिए, इन सेक्टर्स में निवेश के लिए जो कैपिटल अवेलेबल है, उसके लिए ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो कंपीट करती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, वो प्रतिस्पर्धात्मक होती हैं। जैसे कुछ दिन पहले तक गूगल मीट का जो फ्री वर्जन था, उसमें एक साथ 100 से अधिक लोग नहीं जुड़ सकते थे। मान लो 99 लोग ऐड हो चुके हैं, एक जगह बाकी है, आप हो और आपका कोई फ्रेंड है। अब उस एक जगह के लिए आप कंपीट करोगे, प्रतिस्पर्धा करोगे, मैं पहले ज्वाइन कर लूं, मैं पहले ज्वाइन कर लूं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रीज इज फॉर द मोस्ट पार्ट कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक है, रादर देन कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स ये जो बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच है, जो फंडामेंटल ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में, उसको समझ नहीं पाता है। वो जो सबसे फंडामेंटल, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स। जो हमने कल देखा था कि लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें फिजिकल कैपिटल भी था, ह्यूमन कैपिटल भी था, मीन्स स्किल्ड लेबर। जो बैलेंस्ड ग्रोथ के अप्रोच के जो क्रिटिक्स हैं, वो कभी इससे डिनाई नहीं करते हैं कि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी टू इनिशिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सच कंट्रीज। वो इससे डिनाई नहीं करते हैं। जो इंपॉर्टेंस है लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है, उससे वो डिनाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है बैलेंस्ड अप्रोच का, इट इज एप्लीकेबल मोर टू ए सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ रादर देन टू ब्रेकिंग द विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। कि एक प्रीमैच्योर अप्रोच है, जो विकास के बाद के स्टेजेस में, चरणों में तो ये एप्लीकेबल है, पर अगर इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी है, उसको ब्रेक करने के लिए आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो ये वैलिड नहीं है, ये अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, बट इट मे नॉट बी appropriate strategy to break the vicious circle of poverty, to initiate the process of economic development. उनका आर्गुमेंट क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज। और यहां जब वो रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कैपिटल की भी बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की भी बात करते हैं, मीन्स जो रिस्क लेता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज का, जो उद्यमी है उसकी भी बात करते हैं, और डिसीजन मेकर्स की भी बात करते हैं। रिसोर्सेज में वो तीनों की बात करते हैं, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर्स की और डिसीजन मेकर्स की। तो इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, द स्ट्राइविंग फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ may not provide sufficient stimulus, enough inducement to invest.
निवेश के लिए जितनी प्रेरणा चाहिए, इन रिसोर्सेज के एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में, कैपिटल कम है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, डिसीजन मेकर्स की कमी है, जो प्रेरणा चाहिए इन्वेस्टमेंट की वो आ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर विशियस सर्किल को ब्रेक करने की बात है तो इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, बट it may be applicable more to a subsequent stage of sustained growth। विकास के बाद के चरणों के लिए ये एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी हो सकती है कि इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जाए, उनके डेवलपमेंट में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश की जाए, बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैलेंस बिटवीन एसओसी एंड डीपीए, बैलेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। पर डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इट मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। तो फिर स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी है डेलिब्रेट इम्बैलेंसिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। जानबूझकर यूनिवर्सिटी, सॉरी इंडस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जानबूझकर असंतुलन पैदा करना। अब ये क्या है? जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी के एक्सपोनेंट्स हैं, उनके सामने एक क्वेश्चन था जिसका वो आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच के एक्सपोनेंट्स ने क्या कहा? साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अनबैलेंस्ड के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन था रिसोर्सेज कहां है, इतने की साइमल्टेनियस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर सके। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका एलोकेशन कैसे हो? हाउ डू वी पिक आउट द प्रोजेक्ट्स that will make the greatest contribution to development relative to their cost? हम साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम बैलेंसिंग की बात नहीं करेंगे, हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे कैसे? जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनमें से हमें पिक करना होगा कि किसमें हम पहले इन्वेस्टमेंट करें और किसमें हम बाद में इन्वेस्टमेंट करें। जो बैलेंस्ड ग्रोथ के क्रिटिक्स थे उनका मत था कि फॉर लॉन्चिंग ग्रोथ इट में वेल बी बेटर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू concentrate available resources on types of investment which help to make the economic system more elastic। कल भी बताया था कि what do you mean by this term elastic? Responsive। तो इकोनॉमी को, जिस इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी सबसे अधिक रेस्पॉन्सिव हो, सबसे अधिक रेस्पॉन्स मिले, टू concentrate available resources on types of investment which help to make the economic system more elastic, more capable of expansion। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, हम साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्रंच। और रिसोर्सेज में हर तरीके के रिसोर्सेज शामिल है, फिजिकल भी, ह्यूमन भी, एंटरप्रेन्योर्स भी, डिसीजन मेकर्स भी, कैपिटल भी। तो हम करेंगे क्या? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से हम पिक करेंगे। हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? हम उस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को पहले प्रेफर करेंगे जो इकोनॉमिक सिस्टम को मोर इलास्टिक बनाए। मीन्स जहां हमें इकोनॉमी में रिस्पॉन्सेस सबसे अधिक मिले, जहां एक्सपेंशन की कैपेबिलिटी जिस इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक हो, हम उन इन्वेस्टमेंट्स पे पहले फोकस करेंगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या है ये जानने का कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी मोर इलास्टिक होगी, मोर कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन होगी अंडर द स्टिमुलस ऑफ एक्सपेंडेड मार्केट्स।
इसके एक्सपोनेंट्स में ये तीन नाम है, हर्समैन, सिंगर और स्ट्रेटिन। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। और जो कुछ भी हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं इस अनबैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच में, वो मेनली हर्समैन की जो राइटिंग्स है उस पर बेस्ड है। हर्समैन का विचार था कि डेलिब्रेट ऑन बैलेंसिंग ऑफ द इकोनॉमी, जानबूझकर इकोनॉमी में असंतुलन पैदा करो। इट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेलिब्रेट अनबैलेंसिंग, जानबूझकर प्लान्ड वे में किया गया असंतुलन। अब ये असंतुलन किया कैसे जाता है? इकोनॉमी में जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो जो डिसीजन मेकर है उसके पास दो तरीके के चॉइसेस होती हैं। एक सब्स्टिट्यूशन चॉइस एंड दूसरा पोस्टपोनमेंट चॉइसेस। अब सब्स्टिट्यूशन चॉइस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, एक या दूसरा। अगर हमारे पास दो प्रोजेक्ट हो ए और बी, तो सब्स्टिट्यूशन चॉइस क्या कहता है? ए और बी। सब्स्टिट्यूशन चॉइसेस आर दोज दैट इन्वॉल्व अ डिसीजन एज टू वेदर प्रोजेक्ट ए और बी शुड बी अंडरटेकन। ए में इन्वेस्ट किया जाए या बी में, प्रोजेक्ट ए को इंप्लीमेंट को पूरा किया जाए या प्रोजेक्ट बी को, या इधर ए और बी, ए और बी। ये सब्स्टिट्यूशन चॉइस है। दूसरा क्या है? पोस्टपोनमेंट चॉइस। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि पहले या ए या पहले बी, करना दोनों है। इसके अंतर को समझना। सब्स्टिट्यूशन चॉइस में आप दो प्रोजेक्ट्स में से किसी एक को ले रहे हो। पोस्टपोनमेंट चॉइस कहता है पहले कौन? Postponement choices are those that involve a decision as to the sequence of projects A and B. उसका क्रम क्या हो, पहले A या पहले B, which should precede the other। पहले किसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। जब हम इस अनबैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच की बात करते हैं, जो कि मेनली हम हर्समैन की राइटिंग्स पे ही पर बेस्ड है, तो हर्समैन जो मेनली कंसर्न थे वो इस पोस्टपोनमेंट चॉइस से थे। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबको पूरा करना है, पर पहले कौन, सीक्वेंस क्या हो, ऑर्डर क्या हो, पहले एसओसी या पहले डीपीए, पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल अवेलेबल कराया जाए या पहले डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। क्योंकि रिसोर्स क्रंच के कारण दोनों का साइमल्टेनियस डेवलपमेंट एक्सपेंशन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब जो हर्समैन ने अपना आर्गुमेंट था, वो दो सिद्धांतों पे उन्होंने उसको बेस किया। फर्स्ट इज द profitability of different investment projects is influenced by the specific order in which they are actually undertaken। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो कितना प्रॉफिटेबल होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, कितना लाभ हो आपको प्रदान करेगा, या सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर ही डिपेंड नहीं करता है। वो इससे भी प्रभावित होता है कि किस, वो ऑर्डर क्या है इन्वेस्टमेंट का, स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। जैसे हमने कहा ना, ए या बी, तो पहले ए में पहले इन्वेस्ट कर देना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि पहले बी में इन्वेस्ट करना और फिर ए में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोजेक्ट ए से जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो पहले ए में इन्वेस्ट करने से ज्यादा मिलेगा, या पहले बी में कर दो और फिर ए में करो, उससे ज्यादा प्रॉफिट आप रिसीव करोगे प्रोजेक्ट ए से। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पेसिफिक ऑर्डर इन विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। जिस ऑर्डर में इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को लिया जाता है, ये डिसाइड करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कितने प्रॉफिटेबल होंगे।
जो बेसिक क्वेश्चन है, हर्समैन्स fundamental thesis is that the question of priority must be resolved on the basis of a comparative appraisal of the strength with which progress in one area will induce progress in another. जो हमने कहा ना कि सब्स्टिट्यूशन चॉइसेस और पोस्टपोनमेंट, सब्स्टिट्यूशन चॉइसेस से हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हम पोस्टपोनमेंट चॉइसेस पे फोकस कर रहे हैं, पहले ए या पहले बी। तो ये जो प्रायोरिटी है पहले ए को दे या पहले बी को दे, ये इस आधार पे निश्चित किया जाता है कि ए में ज्यादा स्ट्रेंथ है या बी में इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करने की दूसरे सेक्टर में। सेक्टर ए में जो प्रोग्रेस होगा उसमें कितनी स्ट्रेंथ है कि वो सेक्टर बी के प्रोग्रेस को इंड्यूस कर सके, को प्रेरित कर सके। सेक्टर ए में होने वाला प्रोग्रेस कितना स्ट्रांग है, उसमें कितनी शक्ति है, इसका जो कंपैरेटिव अप्रेजल, जो तुलनात्मक मूल्यांकन है, ये डिसाइड करता है कि पहले ए में इन्वेस्ट करेंगे या पहले बी में इन्वेस्ट करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी मस्ट बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपैरेटिव अप्रेजल, जो तुलनात्मक आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑफ द स्ट्रेंथ विथ विच progress in one area will induce progress in another. अब जब भी कोई प्रोजेक्ट लिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप लेते हो, तो यह कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है, और कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होती हैं, जो उन्होंने क्रिएट किया होता है, की होती है, उसको ये यूज करता है, appropriate करता है। When a new investment project is undertaken, it generally appropriates the external economies created by previous projects and also creates some additional external economies that can be exploited by subsequent projects. हर प्रोजेक्ट अपने पहले के प्रोजेक्ट के द्वारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमी, जो बाह्यताएं, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं, जो उसको समझ लो कुछ फेवरेबल इफेक्ट्स, जो उस किसी प्रोजेक्ट के जो फेवरेबल इफेक्ट्स हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के प्रोडक्शन फंक्शन को प्रभावित करते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, यह कुछ एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है और अपने पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट की गई हैं उसको यूज करता है। और ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है, ये इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे उसके द्वारा यूज किया जाएगा। ये हर प्रोजेक्ट्स के साथ होता है। अब इस आधार पर ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले, वैसे प्रोजेक्ट विच एप्रोप्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन दे क्रिएट। ये जितनी एक्सटर्नल इकोनॉमीज सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट कर रही हैं, सृजित कर रही हैं, उसकी तुलना में पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट्स ने जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट की हैं, उसका एप्रोप्रिएशन, उसका यूज ये ज्यादा कर रही है। और दूसरी कैटेगरीज उन प्रोजेक्ट्स की हो सकती है विच क्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन दे एप्रोप्रिएट, जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का उपयोग तो कम करती हैं पर सृजन ज्यादा करती हैं। और एक सिंपल जो आइडिया है वो क्या कहता है कि अगर हम उन प्रोजेक्ट्स को पहले लें जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट ज्यादा करती हैं और एप्रोप्रिएट कम करती हैं, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इंप्रूव्स। मान लो प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट कम करता है और अपने पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट्स के द्वारा सृजित एक्सटर्नल इकोनॉमीज का यूज अधिक करता है। जो प्रोजेक्ट बी है वो अपने पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट्स के द्वारा क्रिएटेड एक्सटर्नल इकोनॉमीज का एप्रोप्रिएशन कम करता है और खुद ज्यादा एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है। तो प्रोजेक्ट बी में अगर हम
पहले इन्वेस्टमेंट करें, पहले प्रोजेक्ट बी को लें, तो दूसरे प्रोजेक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है और रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट कर जाता है। इसको समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हर्समैन ने सोशल ओवरहेड कैपिटल और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का उदाहरण दिया। सोशल ओवरहेड कैपिटल जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, कम्युनिकेशंस है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर जनरेशन है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम्स एक्सेट्रा। और डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या आती हैं? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, एक्टिविटीज इन द टर्शियरी सेक्टर। अब इसको समझाने के लिए एसओसी और डीपीए का कॉन्सेप्ट लिया। हर्समैन का क्या व्यू था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो रियल स्कैर्सिटी है वो सिर्फ रिसोर्स की नहीं है, वो मीन्स एबिलिटी टू ब्रिंग दोज रिसोर्सेज इनटू प्ले, इसकी भी कमी है। डिसीजन मेकर्स की कमी है, एंटरप्रेन्योर्स की भी कमी है। और वो कहते हैं कि उसी सीक्वेंस को प्रेफर करना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग को ज्यादा इंड्यूस कर सके। जैसी बात हमने पहले की कही कि जो प्रोजेक्ट ए और बी है, अगर ए का प्रोग्रेस बी में प्रोग्रेस को इंड्यूस कर सके तो ए को पहले प्रेफर करना होगा। लेकिन अगर बी का प्रोग्रेस ए के प्रोग्रेस को ज्यादा इंड्यूस करे तो पहले हमें प्रोजेक्ट बी को लेना होगा। इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, फिर वापस हम इस पॉइंट पर आएंगे। पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा इंडिफरेंस कर्व की तरह लग रहा होगा। जो इस यस डायग्राम सर। को ड्रॉ किया गया है उसके पीछे वही सारी लॉजिक्स हैं, पर ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। ये आइसोक्वेंट्स की तरह भी दिख रहा होगा। आइसोक्वेंट्स आप जानते हैं? यस सर। आइसोक्वेंट्स सम उत्पाद वक्र क्या है? क्या है सम उत्पाद वक्र? अच्छा, इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व सर हमारी जैसे एक इनकम है उसमें हम किन किन चीजों को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं। और कोई? इंडिफरेंस कर्व इंडिफरेंस कर्व एक इंडिफरेंस कर्व है, वो क्या शो करता है? मैं मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात नहीं कर रहा, बस एक इंडिफरेंस सर कर्व आपने ड्रॉ किया, वो क्या शो? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कह सकते हैं। ओके, यस सर, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन यस ऑफ सर। गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। कॉम्बिनेशन तो है गुड्स का, काहे के लिए? उसका पर्पस क्या है उस सर कॉम्बिनेशन? सेटिस्फाई अ कंज्यूमर। ठीक है, सेटिस्फाई कंज्यूमर। तो कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? एक इंडिफरेंस कर्व के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या शो करते हैं? Higher indifference curve gives the higher utility. हायर हायर और लोअर की बात तो अलग है ना। हायर पहले तो एक का बता दो ना। मैंने कहा ना कि मैं इंडिफरेंस मैप की बात नहीं कर रहा, एक सिंपल सा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया है। हर पॉइंट और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम दो गुड्स को दिखा रहे हैं एक्स और वाई, तो अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई को शो करता है। एक इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट जो है अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई को शो करता है। यस सर। करता है सो। तो ये यस। डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलके क्या करते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाते हैं। कहाँ कहाँ अब बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। एक तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है क्लास में, या तो आओ या मत आओ, हर कुछ देर के बाद लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन ज्वाइन लेफ्ट।
एनीवे जो क्लास में है उनके लिए बात नहीं है, जो चले गए उनके लिए। सेम लेवल ऑफ व्हाट? सर सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। satisfaction, यही तो शो करता है ना। यस सर। मान ईच लो पॉइंट। अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन है 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई, और एक और पॉइंट जो उसी इंडिफरेंस कर्व पे है वो कह रहा है 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई। तो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई से उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितना 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ वाई से मिल रहा है। तो एक इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाता है बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। आइसोक्वेंट क्या करता है? सर इंडिफरेंस कर्व के बहुत सारे हो जाते हैं तो शायद उन्हें आइसोक्वेंट कहते क्या? indifference कर्व का फोकस जो होता है वो आइसोक्वेंट होता है। और कोई? आप मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं देखता नहीं हूँ मैसेज बॉक्स में, दिक्कत होती। मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हो। आइसोक्वेंट क्या है? आइसोक्वेंट, अच्छा जब आइसोक्वेंट ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं? इनपुट कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल एंड लेबर। तो अब बताओ आइसोक्वेंट क्या शो करता होगा? मैं इसलिए जैसे पूछ रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट चाहिए इस डायग्राम को समझने के लिए। और बैलेंस्ड ग्रोथ अप्रोच जो है वो सिंपल सा एक स्टोरी कह लो, उसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं थी, कोई डायग्राम नहीं था, पर यहाँ डायग्राम को समझना जरूरी है। हर्समैन ने सिंपली कहा कि हम सीक्वेंसिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स की, पहले ए प्रोजेक्ट, पहले बी प्रोजेक्ट, पहले सी प्रोजेक्ट, बी के बाद सी या सी के बाद ए। वह सीक्वेंसिंग, वो ऑर्डरिंग क्या होगी, उस ऑर्डरिंग को डिसाइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये देखेंगे कि इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट को कौन ज्यादा इंड्यूसमेंट दे रहा है, इन्वेस्ट जो डिसीजन मेकिंग है उसको कौन ज्यादा इंड्यूस कर रहा है। जो अधिक इंड्यूस कर रहा है उसमें पहले करेंगे, बाद में दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। डेलिब्रेट अनबैलेंसिंग, पहले एसओसी करेंगे या पहले डीपीए करेंगे, उसी को समझना है। और इस डायग्राम को समझने के बाद ही हम बाकी चीजें अनबैलेंस में बताएंगे। इस डायग्राम को आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक कि इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। तो अब तक तो आपने गूगल कर लिया होगा आइसोक्वेंट क्या है। इंडिफरेंस कर्व तो बोल दिया ना कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। तो आइसोक्वेंट क्या है आपने ये भी बता दिया कि हैं। हम लेवल ऑफ इनपुट, आउटपुट बताता है वो। हाँ लेवल ऑफ आउटपुट। यस ओके, तो सर, एक एक तरफ कैपिटल होती है, एक तरफ लेबर होता है, तो ओके, सर दोनों का कॉम्बिनेशन आउटपुट का वो बताता है। हाँ तो एक आइसोक्वेंट है, जैसे एक इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे ना, हर पॉइंट एक कॉम्बिनेशन को बताता है। हर पॉइंट जो इंडिफरेंस कर्व का है गुड्स एक्स और वाई का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है ना, करता है। यस तो सर। वैसे ही आइसोक्वेंट का भी हर पॉइंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स को शो करेगा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेबर एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये आइसोक्वेंट क्या शो करता है? जैसे इंडिफरेंस कर्व को कहा ना, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट इज derived by the different combinations of good x and good y। तो ये आइसोक्वेंट क्या कहता तो लेवल ऑफ आउटपुट को है? शो सेम करता लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट that may be produced by है। different डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। inputs। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये सब कुछ पार्ट 1 में पढ़ाया जा चुका होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
ये कॉन्सेप्ट कहीं आया है? यस सर, प्रतिस्थापन माइक्रो में आया है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। सर माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अरे मुझे समझाओ, मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, डेल यू और डेल वाई वो सब नहीं आती है मुझे। मुझे समझा दो कि वो क्या है, और समझाना ज्यादा आसान होता है वो डेफिनेशन की जगह पे। डेफिनेशन तो सर मुझे भी याद है। सर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं। एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है। सर एक कंज्यूमर है जो बिलिंग कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि उसको एक्स, अगर वो एक्स ज्यादा अमाउंट में लेता है तो वाई कम लेता है, और अगर वो वाई को कम करता जाता है तो एक्स बढ़ता जाता है, तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहना है, उसी इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, तो डेफिनेटली एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो दूसरा कम होगा। कम होगा। कम होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताते हैं? सर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम्म। कल का होमवर्क क्या क्या मैंने दिया था? सर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पता करने को आपने कहा था, और कहा था और सर आपने लो ग्रॉस इनकम कंट्रीज। डोमेस्टिक सेविंग, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंडिया की कितनी है? एनीवे, कल मिलते हैं। कल आखिरी क्लास है, कल खत्म हो जाएगा ये। लेकिन इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट को थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से देख लीजिएगा, और एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ आपको यूज करना होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो एक्चुअली क्या होता है। आइसोक्वेंट में जाइएगा तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। इस डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे हमने डीपीए आउटपुट की कॉस्ट दिखाई है, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। आउटपुट को नहीं दिखाया है। जैसे मान लो 100 शर्ट्स हमारा आउटपुट है, तो उस 100 शर्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी है, ये हमने वर्टिकल एक्सिस पे दिखाया है। हॉरिजेंटल एक्सिस पे दिखाया है अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ एसओसी। एसओसी या एससी, सोशल कैपिटल, सोशल ओवरहेड कैपिटल भी बोलते हैं और सोशल कैपिटल भी बोलते हैं। तो उसकी कॉस्ट, जैसे एक ब्रिज हमने प्रोवाइड की, तो उस ब्रिज की कॉस्ट कितनी आई थी, तो उस कॉस्ट को हमने दिखाया है। और इसमें जब हम एसओसी कह रहे हैं तो किसी एक टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम नहीं करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर उसके पूरे मिक्स की बात हम कर रहे हैं जो इकोनॉमी में अवेलेबल कराई जा रही है। तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और उसकी एबिलिटी हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाया है। और ये जो ए बी सी जो इंडिफरेंस कर्व टाइप्स की कर्व्स आपको दिख रही हैं, ये डीपीए आउटपुट की जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उसके अलग अलग लेवल को दिखा रहा है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ डीपीए आउटपुट। जैसे जैसे हम डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो किस तरीके से डीपीए बढ़ रहा है, ये ए बी सी ये तीनों कर्व्स दिखा रही हैं। इसलिए, और आप देख रहे होंगे कि एरो बना हुआ है, हम एसओसी की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो डीपीए की कॉस्ट कम हो जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा बुक से आसान होगा। इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट, marginal rate of substitution and marginal rate of technical substitution. ओके, तो कल हम मिलते हैं। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये जो जीडीएस है सर, ये 2020 का 31.4 है क्या? अभी गूगल किए थे? जी सर। ठीक है, चलो, कम से कम आपको गया ना जानकारी में। गूगल इसीलिए है, थैंक यू सर। लेकिन कल कर लिए तो रहते तो आज अच्छा लगता ना, जब पहले आंसर करते थे।
लेकिन प्लीज माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ के आना। अनबैलेंस्ड मैं दोबारा कल फिर से शुरू करूंगा। बैलेंस्ड मुझे लगता है कि मोर और लेस मैंने सारी चीजें कवर की हैं। टेक्स्ट बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उसमें कोई पोस्टपोनमेंट चॉइस नहीं होनी चाहिए कि बाद में पढ़ लेंगे परीक्षा के बाद। आर्यन राज कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, बाय।